2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भी बैठकें हो रही हैं। पहली बैठक की बात करें तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय मोर्चा हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें रणनीति बनाई जाएगी कि कौन से लोगों को कौन सी जिम्मेवारी देनी है, क्योंकि हाल ही में कई विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसको लेकर भी एक रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की ये बैठक होगी और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सके, सशक्त किया जा सके और खासतौर पे केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरीके से जनता के बीच में बूथ लेवल पर पहुंचाया जा सके। तो निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं लगातार आयोजित हो रही है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर करीब 5 घंटे तक बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन के महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही कहीं न कहीं जुट चुकी है। मैं मंकी पॉइंट पे मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील क्षेत्र में आने वाला जो मंकी पॉइंट है, जो लोनावला का घाट किया बताया जाता है, खंडाला का, यहाँ पे जो पर्यटन स्थल पे यहाँ पे लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा तरह से यहाँ पे धुआं जो दिखाई दे रहा है, बारिश की धीमी गति से गिर रही है और बारिश गिरते करते यहाँ पे पर्यटन जो है यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पे पर्यटन मंकी पॉइंट पे पहुँचे और पहुँचने के बाद जो आनंद है, जो धुआं यहाँ से पूरी तरह से गिरा है, धुके में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद यहाँ पे अपना पर्यटन स्थल पे आनंद लेते हुए वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। मैं मंकी पॉइंट पे मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ सकता है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तैनात 11 डॉक्टर आज रिटायर हो गए हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल की अगर हम बात करें तो लखनऊ के सिविल अस्पताल में जो सीएमएस थे आरपी सिंह, उनका भी रिटायरमेंट हो गया है। उसके अलावा अगर हम सिविल अस्पताल की बात करें तो पहले से ही 37 डॉक्टरों की कमी सिविल अस्पताल में है, जिसके कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम बलरामपुर अस्पताल की बात करें तो 31 डॉक्टरों की कमी बलरामपुर अस्पताल में भी है। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लगातार डॉक्टरों का रिटायरमेंट हो रहा है और मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में मरीजों को इलाज कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओवरऑल अगर हम लखनऊ की बात करें तो करीब 400 डॉक्टरों की कमी राजधानी लखनऊ में अकेले सरकारी अस्पतालों में है। अब देखना होगा कि इतने बड़े पैमाने पर लगातार डॉक्टर्स रिटायर हो रहे हैं, उसके बावजूद क्या शासन प्रशासन की तरफ से कब तक नए डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी जो मरीजों का सकुशल इलाज करेंगे। सुहेल, जो भारतीय समाज पार्टी अपना प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कर रही है, कई मायनों में ये सम्मेलन अहम है क्योंकि 2024 से पहले सुभाषपा अपना प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करेगी, जहां संगठन का विस्तार, संगठन के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनको अपनी नीतियां बतानी होंगी। वहीं 7 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में होने वाले बड़े कार्यक्रम को लेकर भी चीजें तय होंगी। चूंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार चर्चाओं में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खासा जनाधार रखते हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन 2024 को लेकर कहीं न कहीं अभी असमंजस की स्थिति है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको इस सम्मेलन में तय किया जाना है। हालांकि देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इन बैठकों और इस कार्यक्रम के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन आज लोक कल्याण दिवस के रूप में अखिलेश यादव आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और करीब 1 बजे सपा कार्यालय भी पहुंचेंगे। लगातार आपको बताते हैं सपा कार्यालय के बाहर भीड़ उमड़ी हुई है, कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी जो हैं वो पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लगातार वहां पहुंच रहे हैं और ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। आपको बता दें पूरा विक्रमादित्य मार्ग पर होर्डिंग लगी हुई है बधाई और शुभकामनाओं की। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जो बीते साल में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो उत्तर प्रदेश के लिए काम किए हैं, उनको भी गिनाया जा रहा है। विक्रमादित्य के बाहर तमाम होर्डिंग लगी हुई है जिसमें अखिलेश यादव द्वारा किए गए वो कार्य बताए गए हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किए थे। इसके अलावा आपको बता दें 11 बजे करीब अखिलेश यादव बाराबंकी जाएंगे, वहां पर एक स्कूल है उसका लोकार्पण करेंगे, लखनऊ पब्लिक स्कूल का। और अखिलेश यादव के जन्मदिन पर बाराबंकी में तमाम प्रोग्रामों का भी आयोजन किया गया है। श्रावण मास के पवित्र माह को लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार जो अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उनको साफ दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आने वाले श्रावण महीने में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही साथ जो कांवड़ियां हैं वो भारी संख्या में निकलते हैं, उनको भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। इसी को लेकर
जो डीसीपी ईस्ट है सौमेंद्र मीणा, उन्होंने जो कि देहात क्षेत्र का जो चंबल घाट है वहां पर जाकर निरीक्षण किया है और वहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही साथ थाना अध्यक्षों को भी साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी कांवड़िया को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको बताते चले, बारिश के टाइम चंबल घाट पर भारी कीचड़ के चलते लोगों को भारी परेशानी होती है। साथ ही साथ इस समय जो पीपा का पुल है उसे हटा दिया जाता है और जो नया पुल है वो अभी निर्माण कार्य चल रहा है, पुल चालू नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश से राजस्थान और एमपी के लिए जो कांवड़िया जाते हैं और एमपी से जो उत्तर प्रदेश में आते हैं उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहरहाल पीडब्ल्यूडी का एक स्टीमर वहाँ संचालित है जिसमें ज्यादा सवारी नहीं जा सकती। इन सब चीजों का निरीक्षण डीसीपी ने लिया है और सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जिसके चलते कांवड़िया को कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं डीसीपी का कहना है कि आने वाले समय में श्रावण मास में और यहाँ पर 2 स्टीमर संचालित किए जाएंगे, किसी भी कांवड़िया को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। जहां सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दावा करती है, वहीं न्यूज वन इंडिया संवाददाता ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का रियलिटी चेक किया तो स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई। वहां पर खुद मरीज बनकर वहां पर पर्चा कटाया। उसके बाद वहां पर देखा कि रेडियो डायग्नोस्टिक में कोई भी काउंटर पर रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं। काफ़ी देर तक मरीज वहां पर इंतजार करते रहे, लेकिन वहां पर कोई भी काउंटर पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसके चलते वहां स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति देखने को मिली। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा ब्लड रिपोर्ट की भी जानकारी की तो ब्लड रिपोर्ट में भी वहां पर रिपोर्ट की कॉपी मिसिंग पाई गई। तो काफ़ी न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने अपनी माइक आईडी निकालने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में उसकी रिपोर्ट की कॉपी देने के लिए तैयार हुए। तो निश्चित तौर से समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवा आज भी एसएन मेडिकल कॉलेज में किस तरह से वहां पर हालात हैं। जहां ताजनगरी के लोग एसएन मेडिकल कॉलेज को एम्स बनाने का सपना देख रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य सेवाएं आज भी बद से बदतर हो रही हैं। तो निश्चित तौर से समझा जा सकता है कि एसएन मेडिकल कॉलेज के हालात किस तरह के हैं। तो आप समझ सकते हैं तस्वीरों में देखकर किस तरह की हालात हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ की हालात किस प्रकार सुधरेंगे, सरकार एसएन मेडिकल कॉलेज की सेवाओं को किस तरह बेहतर बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जहाँ 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी के मंत्री लगातार क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और 2024 का चुनाव किसी भी पोजीशन में वो बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है, जिसको लेकर के बीजेपी के मंत्री व कार्यकर्ता लगातार क्षेत्रों में बने हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें अमेठी की, तो अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आई हुई हैं और लगातार क्षेत्रों में जो है दर्जनों गांवों में जाकर के जनसंवाद कर रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं और लोगों की समस्याओं को तुरंत निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर रही हैं। वहीं आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे का दूसरा दिन है, जब गेस्ट हाउस से निकल करके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज हसवा सरवन गांव पहुंची, जहां पर भारी भीड़ लगी हुई थी। लोग स्मृति ईरानी को अपने पास पा करके काफ़ी खुश भी नजर आए। वहीं लोग अपनी शिकायतों को लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास पहुंचे और स्मृति ईरानी की को लोगों ने शिकायतें भी दिया, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अधिकारियों को बुला करके उनकी शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए निर्देशित भी किया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोगों के बीच में गई और लोगों से संवाद भी किया। इस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी का दौरा करती रही हैं। कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर के कोई भी चूक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नहीं करना चाहती हैं। हरदोई में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने घर घर जाकर बूथ संपर्क अभियान किया। हरदोई देहात के चित्तरपुरवा में प्रधान श्यामुद्दीन के साथ घर घर जाकर बूथ संपर्क अभियान किया, साथ में लोगों को पत्र की बात की। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर वहां उनकी विशेषताएं बताई, धरातल पर क्या कार्य किए हैं मोदी सरकार ने, जिसको लेकर लोगों को बताया और जागरूक किया। मोदी सरकार ने धरातल पर किस तरीके से सरकारी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं, जिसको लेकर लोगों से बातें शेयर की। बागपत के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया है। आज उनका 50वां जन्मदिन मनाया गया है। लोक कल्याण दिवस के रूप में यह जन्मदिन मनाया गया है। आज कार्यालय पर केक काटा गया और हवन किया गया है। वहीं पर पार्टी कार्यालय पर
जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने शपथ ली है कि लोकसभा 2024 में भारी मतों से समाजवादी पार्टी को जिताया जाएगा। अब बागपत के समाजवादी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां स्वास्थ्य महकमे को लिए लगातार करोड़ों रुपए का बजट दे रही है और इसे सुधारने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नए नए निर्देश पारित कर रहे हैं, वहीं उन्नाव का स्वास्थ्य महकमा अब इस व्यवस्थाओं को लगातार पलीता लगाने में जुटा हुआ है। इसकी वानगी आज उन्नाव में उस समय सामने आई जब अचलगंज थाना क्षेत्र में एक कार और बाइक का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, इन घायलों के लिए बुलाई गई 108 एम्बुलेंस जब मरीजों को जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए स्टार्ट की गई तो बंद हो गई और इस एम्बुलेंस में ग्रामीणों द्वारा धक्का लगाया गया। कहीं न कहीं ग्रामीण भी इस बात को कह रहे हैं कि उन्नाव का स्वास्थ्य महकमा अब धक्का पलट हो गया है। अब देखना ये होगा कि अगर लगातार सीएम और डिप्टी सीएम के आदेशों के बाद भी उन्नाव का स्वास्थ्य महकमा ऐसे ही लचर बना रहता है तो कैसे जो स्वास्थ्य महकमा है सारी सुविधाएं आम जनमानस तक कैसे पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां स्वास्थ्य पीलीभीत, जो कि यहाँ पर बांसुरी नगरी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, पीलीभीत जनपद में टाइगर का जो कुनबा बढ़ रहा है, वहीं 65 से अधिक की संख्या बताई जा रही है। लेकिन वहाँ ये टाइगर रिजर्व जो कि एक पर्यटकों के लिए एक बेहतर स्थल है घूमने के लिए, लेकिन वहाँ क्षेत्रीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी है। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत में 2016 से और 2023 तक का अगर हम समय की बात करें तो यहाँ पर बाघ के हमले से जो है 36 लोगों की जान गई है। वहीं 30 जून 2016 को नदहा के ग्रामीण की जान गई थी और आज भी 30 जून है। तो अब पिछले यानी इतना लंबा समय जो बीता है, तो एक तरफ टाइगर का जो कुनबा बढ़ा है, बाघों का जो कुनबा बढ़ा है, लगातार संख्या बढ़ी है, पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वही क्षेत्रीय लोगों की लगातार समस्या भी बढ़ रही है। 36 लोगों की जान जा चुकी है टाइगर के हमले से। वहीं आज एक गाय की भी जान गई है। पूरनपुर का जो क्षेत्र है वहाँ के एक रानीगंज जो गांव है, वहाँ एक टाइगर ने गाय पर हमला कर दिया और उसकी भी जान चली गई। तो इस तरह से 36 इंसानों की भी जान गई है और ऐसे कई सारे पशुओं की टाइगर के द्वारा जान ले ली गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी शासन इन तमाम व्यवस्थाओं करने से असमर्थ दिखाई दे रहा है। आखिर कैसे ये जाने की समस्या जो है वो खत्म होगी, कैसे रुकेगा ये बाघ का तांडव, ये देखने वाली बात। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अवैध कटान करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इनका सबसे बड़ा संरक्षण है वन विभाग। वन विभाग जिस तरह से संरक्षण दे रहा है और लगातार हर मशीनों पर आपको अवैध लकड़ी जरूर मिलेगी। अगर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई होने के बाद क्या ये लकड़ियां यहाँ पर पहुँचती कैसे हैं और इन लकड़ियों को यहाँ पर पहुँचना सबसे बड़ा सबूत है। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, वन विभाग उस पर गंभीर क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल ज़रूर है और किस तरह से कार्रवाई हो पाएगी आगे आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद वन विभाग इस पर कितना गंभीर होता है, ये देखने वाली बात। बिजनौर के हेमपुर दीपा में मास्क के आदेश फेंके जाने पर इतना बड़ा रोष हो गया, पुलिस ने मौके पर पहुंच सबको समझा, मामला शांत किया। जी हां, आपको बताते चलें, बिजनौर के हेमपुर दीपा में मास्क का आदेश फेंकने पर ग्रामीणों ने थाने पहुंच 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत तत्काल प्रभाव मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी अभी फरार हैं, जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। आपको बताते चलें, बिजनौर में ये मामला बड़ा हो सकता था, लेकिन शायद आरोपियों को नहीं पता था। बिजनौर में इस समय नीरज कुमार जादौन एसपी हैं, वो क्राइम पे तुरंत कंट्रोल करते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। इसी की वजह से आज इतनी बड़ी घटना पर तुरंत अंकुश लगा और मामला शांत कर दिया गया। यही जादव की नशेबाजी एक बार फिर पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गई। शराब के नशे में धुत रहीस जादव ने एक रिक्शा चालक को बुरी तरह पीटा और उसका मोबाइल भी छीन लिया। घटना की जानकारी होते ही स्वरूपनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और नशेबाज लड़कों को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस से ही भिड़ गया, उनके साथ अभद्रता की, यहाँ तक कि उनको देख लेने की धमकी तक देने लगे। इस घटना के बाद से पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और तीनों लड़कों को हिरासत में लेकर उन पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बताते चले कि रात के अंधेरे में
अक्सर कानपुर देखने को मिल रहा है कि सुनसान एरिया में, चाहे वो सिविल लाइन हो, रूपनगर हो, चाहे तिलक नगर हो, इन सभी क्षेत्रों में शराब के नशे में रही ज़्यादा उपद्रव मचाते हैं। यहाँ तक कि रात चलते लोगों से बदतमीजी करते हैं, लगातार उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन रहीस यादव की नशेबाजी कम होने का नाम नहीं। ऐसा ही मामला स्वरूप नगर जब देखने को मिला तो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, तीनों रहीस यादव को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जो भी शराब के नशे में इस तरह की हरकत करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह मोबाइल उस रिक्शा चालक का लूटा गया, उसको लेकर भी तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई के फिलहाल पुलिस उन तीनों लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ जो भी कानूनी जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो लगातार कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस के जो ACP हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी का भी दबाव नहीं माना जाएगा, चाहे वो जितने भी बड़े रईस जाते हों, तो किसी का भी पावर, लेकिन जो है अपराध करने वालों को शिकंजा कसा जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई भी। दबंगों ने एक परिवार पर घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले में 3 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के थाना रौजा क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में परिवार के 3 सदस्य गंभीर घायल हो गए। हालांकि उनको तुरंत जिला मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया गया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। ऐसे में पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री और DGP से गुहार लगा रहा है कि उसको न्याय मिले, लेकिन देखना होगा कि आखिर उन दबंगों पर कब कार्रवाई होगी। ऐसे दबंगों ने जब घर में घुसकर परिवार पर लोहे की राड और लाठी डंडों से हमला कर दिया था। हालांकि हमले के बाद से पुलिस ने मामूली धाराओं में FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी भी पुलिस के चंगुल से वो दबंग दूर नजर आ रहे हैं। दबंगों ने अधिकारी रविंद्र कुमार बादल ने जिस तरह से मूसलाधार बारिश में एक गरीब के आशियाने की नींव रखी है, ये अपने आप में बड़ी मिसाल पेश करती है। जिस तरह से रविंद्र कुमार बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अवार्ड लेने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अधिकारियों को सीख दी और उन्हें बताया कि किस तरह से प्रबंध किया जाता है, उसी तरह से जिलाधिकारी नए नए काम ऐसे कर रहे हैं जिसकी मिसाल लोग दे रहे हैं और लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार बादल ने मूसलाधार बारिश में लगातार दूसरे दिन भी गरीबों के आशियाने की नींव रख के उनके आशियाने को बनाने की पहल की है, कवायद की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे गरीब जिनके घरों पे छत नहीं है उनके घरों पे छत मुहैया कराएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो या फिर वो अपनी निधि से हो या फिर अपनी जेब से, लेकिन किसी भी गरीब को कोई परेशानी ना हो। और ऐसी बारिश में कोई भी गरीब। कुशीनगर में बच्चों के विवाद के वजह से एक महिला हुई पूरी तरह से घायल। हालांकि बच्चों का झगड़ा अधिकारी रविंद्र कुमार महिला के ऊपर दबंगों के द्वारा प्राणघातक हमला कर दिया गया। हालांकि घायल महिला की स्थिति देखते हुए आसपास के लोगों ने उसे CHC में भर्ती कराया, लेकिन वहां के चिकित्सकों ने उसकी महिला की हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि घटना की जानकारी जब हुई, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। पूरा मामला तमकुही राज थाना क्षेत्र के श्यामपट्टी गांव का है, जहां पर आज तड़के सुबह 2 पक्षों में बच्चों के खेलने के विवाद को लेकर पहले झगड़ा हुआ और उसके बाद से झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि घर में पड़ी एक अकेली महिला के ऊपर दबंगों के द्वारा प्राणघातक हमला कर दिया गया, जिसके वजह से महिला अचेत हो गई। महिला की अचेत को देखते हुए आसपास के लोगों ने उसे कानपुर के जाजमऊ थाने में बकरीद की नमाज के दौरान खुले में नमाज पढ़ने को लेकर जाजमऊ थाना पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताते चलें कि देश भर में ईद का त्यौहार 2 दिन पूर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ ही कानपुर में भी ईद की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई, मगर इसी दौरान कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में स्थित जाजमऊ के दादा मियाँ मस्जिद में कुछ लोगों ने खुले में नमाज अदा की, जिसके बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कानपुर पुलिस प्रशासन ने 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ खुले में नमाज पढ़ने को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पीस कमेटी की बैठक में पुलिस प्रशासन ने पहले ही मुस्लिम समाज के लोगों को बता दिया था कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मगर उसके बावजूद भी इस तरह का गलती करने वाले लोगों के खिलाफ अब पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है।